हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? स्वागत है आप लोग का सिलेक्शन सीरीज यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग को पता है 18 को दरोगा का एग्ज़ाम है, और उसके लिए जो ये बुक है आपका एसपीडी पब्लिकेशन लाया है। ठीक है, ये जो है एसपीडी लाया है और ये बहुत ज़रूरी है बिहार दरोगा के लिए। एक है इसका बुक, साइंस का है। इसमें साइंस है क्योंकि साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, ये बिहार दरोगा का है, साइंस है। इसमें मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी का भी पोर्शन है कुछ। ठीक है, कंप्यूटर का भी है कुछ, ये सब है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, इसका विषय सूची देख लीजिए क्या है। विषय सूची में आपका जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ब्रह्मांड, सौरमंडल, प्रमुख वैज्ञानिक कारक, ये सब मतलब साइंस एंड टेक का भी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और लास्ट में इसमें देखिए टेस्ट पेपर भी है जिसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में है, लेकिन हम लोग पहले इसको थ्योरेटिकल देखेंगे जो इस फॉर्मेट में। देखिए ना, ये बेसिक चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्या होता है ना, जो आप हार्ड क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन दोनों टाइप का पूछता है। तो हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, मतलब वो सबसे नहीं बनेगा, हार्ड रहेगा। लेकिन अगर इजी क्वेश्चन गलत करिएगा तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल वहाँ पे नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। इसमें मतलब जो भी मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, वही रहता है। तो और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक वीडियो में पूरा एक सब्जेक्ट देख लेंगे, दूसरा वीडियो में दूसरा सब्जेक्ट देख लेंगे, तो ऐसे करके कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, यही चीज़ है। जैसे यहाँ पे समान जीव विज्ञान का, तो जीव विज्ञान का समान परिचय दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे आगे। चलिए देखिए, इसको जूम कर लेते हैं, जूम करके देखते हैं। ठीक है, ताकि अच्छे से दिखे आप लोग को। देखिए, ये जो टॉपिक भी दिया है उसका वो भी दिया है। इसको जूम कर लेते हैं। ज़्यादा जूम हो गया तो थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है समान परिचय में। साइंस का समान परिचय पहले दिया है। क्या कह रहा है आपका समान परिचय? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? जीव विज्ञान कहते हैं। मतलब सजीव और जीवधारियों का जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। अगला है, क्या कहें, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? तो लेमार्क और ट्रेविनियस ने किया था। कब किया था? तो 1801 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? जीव और जंतु विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट है, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। जैव विकास को सर्वप्रथम कौन समझाया था? तो लैमार्क समझाया था। दो दो बार पढ़ रहे ताकि आप लोग को याद हो। एक ही बार वीडियो देखिए, दो तीन बार देख लीजिएगा। अगला है, चिकित्सक शास्त्र का जनक किसको बोला जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को बोला जाता है। जो चिकित्सक शास्त्र का जनक होता है उसको वो हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। भारत में चिकित्सक का जनक किसको माना जाता है? जो भारत में है, ये मतलब पूरा ओवरऑल है, और ये भारत के चिकित्सक का जनक चरक जी को माना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, ये हो गया चिकित्सक का। अब हो जाएगा वनस्पति विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो ये हो जाएगा थियोफेस्टस को माना जाता है। और एक यहाँ पे था जीव और मतलब जंतु विज्ञान के जनक, तो ये अरस्तु हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक बार दोहरा सकते हैं आप लोग, वीडियो रोक के दोहरा लीजिए तो ताकि याद हो जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन आता है ये दरोगा सब में। अगला है, भारत में शल्य चिकित्सा के जनक किसको माना जाता है? जो शल्य चिकित्सा होता है उसके जनक किसको माना जाता है? तो सुश्रुत माना जाता है। अगला है, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? तो मानव का विकास इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषय को क्या कहते हैं हमको? हम लोग तो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। अगला है, ये पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमल्स और हिस्टोरिया प्लांटम्स। तो हिस्टोरिया एनिमल्स कौन लिखा है? तो अरस्तु। और इसको देखिए, एनिमल किंगडम का जनक कौन था? अरस्तु था ना। जीव और जीव विज्ञान का जनक यहाँ पे दिया है, ये अरस्तु था। ये अरस्तु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए। अब वैसे ही यहाँ पे है हिस्टोरिका एनिमल, इसके जनक है। ये पुस्तक कौन लिखेगा? तो अरस्तु लिखेगा, क्योंकि वो जीव विज्ञान पे, जीव मतलब रिसर्च कर रहा था। वही देखिए, प्लांट वाले पे हिस्टोरिया प्लांटम, ये पुस्तक कौन है? थियोफेस्टस। तो देखिए यहाँ पे जनक किसका है? थियोफेस्टस। तो वनस्पति विज्ञान के जनक है ना, मतलब पेड़ पौधे वाले का। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवों की आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता किसको बोला जाता है? कैरोलस लीनियस को बोला जाता है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकरण का पिता किसको बोला जाता है? कैरोलस लीनियस को बोला जाता है। देखिए अगला क्या कर रहा है,
जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति का प्रचलित प्रचलित किया था कौन? तो कैरोलियस लिनियस ने। कब? 1753 में। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया था। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति कौन? तो विटकर रॉबर्ट एच विटकर ने किया था। ठीक है, कब किया था? तो 1969 ईस्वी में। अगला है, समस्त जीवों के 5 जगत वर्गीकरण कौन कौन है? तो मतलब वर्गीकरण किया गया है 5 जगत में, तो किस किस नाम से? तो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक है, पादप है और जंतु है। ठीक है, ये 5 जगत है। अगला देखिए, सभी प्रोकैरियोटिक जीव मतलब सम्मिलित किए जाते हैं किस में? तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो किस में सम्मिलित किए जाते हैं? ये तो मोनेरा जगत में। जगत है ना, 5 जगतों में वर्गीकृत किया गया है विटकर के द्वारा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो उसी में मतलब मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन आ जाता है? जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होता है वो मोनेरा के लिए मोनेरा जगत में वर्गीकृत होता है। मोनेरा जगत के सदस्य कौन कौन है? और देखो, जीवाणु है, जो बेबिया है, ये सब जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ये सब मोनेरा जगत के सदस्य आते हैं। साइनोबैक्टीरिया ये भी। ठीक है, नीलहरित शैवाल को ही हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव में नहीं होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उसमें क्या नहीं होता है? तो केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, और क्या करा? एक कोश के यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते किस में? तो ये जो एक कोश के यूकैरियोटिक जीव होते हैं ना, वो किस में सम्मिलित किए जाते हैं? तो प्रोटिस्टा जगत में होता है। ठीक है, अब प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन कौन हो जाता है? शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है क्या? तो केंद्रक उपस्थित होता है यूकैरियोटिक में। देखिए यहाँ पे जो दिया था, यहाँ पे देखिए, प्रोकैरियोटिक में क्या होता था? केंद्रक अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जीवाणु है, जीवाणु को देखते हैं क्या करें। जीवाणुओं की खोज कौन किया था? तो लुईन हॉक किया था। कब किया था? 1683 ईस्वी में। कब किया था? 1683 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जीवाणु विज्ञान के मतलब जीवाणु विज्ञान के पिता किसको बोला जाता है? जनक किसको? तो लुईन हॉक को ही बोला जाता है, वही खोज किया था, तो उन्हीं को पिता बोला जाएगा ना, जो 1683 में। जीवाणु नाम दिया था कौन? तो एहरेन बर्ग दिया था। कब दिया था? तो 1829 में। 1683 में खोजा गया था जीवाणु को, और 1829 में इसको नाम दिया गया था। अगला है, कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव कौन होता है? तो जीवाणु होता है। सबसे कोशिकीय संरचना वाला सबसे छोटा जीव कौन होता है? जीवाणु होता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? तो क्या लिखा है? म्यूकोपेप्टाइड की। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, दलहनी पौधे की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? जो दलहनी पौधा होता है उसके जड़ में पाए जाने वाले जीवाणुओं को क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोल देते हैं राइजोबियम बोलते हैं, राइजोबियम। अगला है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है कौन? तो राइजोबियम करता है। कौन? राइजोबियम। अगला है, दूध में पाए जाने वाले जीवाणु कौन होता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है, सबको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज कौन किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी जो होता है उसका खोज कौन किया था? तो ये जोसेफ लिस्टर किया था। कौन किया था? जोसेफ लिस्टर। जीवाणुओं के कृत्रिम संवर्धन कौन है? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट कोच। जीवाणुओं की कृत्रिम संवर्धन कौन किया था? रॉबर्ट कोच। अगला है, जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है कितना? 70 पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है कितना? तो 70। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ को। देखते हैं। देखिए, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ होता है, क्या होता था? ये एक कोश की जीव होता है। क्या होता है? एक कोश की जीव होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ शब्द को सर्वप्रथम कौन दिया था? प्रोटोजोआ शब्द को सर्वप्रथम कौन दिया था? तो गोल्डफस ने दिया था। कौन दिया था? गोल्डफस। अगला है, प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं कौन कौन? जो प्रोटोजोआ में कौन कौन जंतु आ जाएगा? अमीबा आ जाएगा, यूग्लिना आ जाएगा, प्लाज्मोडियम आ जाएगा, एंटी अमीबा आ जाएगा, हिस्टोलिका आ जाएगा, हिस्टोलिका, ये सब आ जाता है क्या? प्रोटोजोआ के संग में हो जाता है। हरा प्रोटोजोआ क्या कहलाता है? जो हरा कलर का प्रोटोजोआ होता है उसको क्या बोलते हैं? तो युगलीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युगलीना। अब हम लोग देखेंगे विषाणु। संसार का सूक्ष्मतम जीव कौन होता है? तो विषाणु होता है, जिसको वायरस बोलते हैं। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन किया जाता है। विषाणु की खोज कौन किया था? इयोन वोस्की किया था। कब किया था? 1893 में किया था। अगला है, साधारणतः सभी विषाणु बने होते किसके? तो प्रोटीन के बने होते हैं। जो विषाणु होते किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, तथा न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए के। ये प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल और
आरएनए के बने होते हैं। विषाणुओं का आकार कितना होता था? 0.15 से 0.2 माइक्रोन होता है। कितना होता है? 0.15 से 0.2 माइक्रोन होता है। रासायनिक रूप से विषाणु होता है क्या? तो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कोशिका विज्ञान। देखिए क्या कर रहा है। जीव की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो कोशिका होती है। कोशिका की खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक किया था। कब किया था? 1663 में किया था। अगला है जीवित कोशिका की खोज कौन किया? तो जीवित कोशिका की खोज किया था तो लुईन हुक किया था। मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक, ठीक है, और जीवित कोशिकाओं का खोज लुईन हुक। अगला है कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था कौन? तो स्लाइडेन और स्वान ने किया था। कब किया था? 1838 से 39 में। अगला है जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो कोशिका होती है। जीवधारियों की, हम लोग का सब सारा शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका कितने प्रकार की? तो दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगला है केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते। जो केंद्रक और केंद्रिका दोनों, ये दोनों किस में नहीं पाया जाता? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें केंद्रक और केंद्रिका दोनों नहीं पाया जाता है। केंद्रक और केंद्रिका उपस्थित होते हैं। पाया किस में जाता है? तो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, तो यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका होता है कौन? तो माइक्रोप्लाज्मा, जिसको गैलीसेप्टिकम जीवाणु की, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु की ये सबसे छोटी कोशिका होती है। अगला देखिए सबसे बड़ी कोशिका कौन हो जाती है? जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होता है। ठीक है, अगला है मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? जो सबसे लंबी होता है तो यह न्यूरॉन होता है, जो जिसको तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? तो शुक्राणु होता है। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? तो मानव अंडाणु। ये मानव शरीर की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों बताया है। और ऐसे हो जाएगा आपको, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी, क्या पढ़े थे बताइए? नीचे था। अगला है कोशिकाओं की संरचना देखेंगे। देखिए जीवन की भौतिक आधार क्या है? तो जीव द्रव है। जीवन की भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव है। जीव द्रव की खोज कौन किया था? डुजार्डिन ने किया था। कौन सा? डुजार्डिन ने किया था। जीव द्रव का नामकरण कौन किया था? तो पुरकिंजे किया था। कौन किया था? पुरकिंजे ने। कब किया था? 1839 में। जीव द्रव जीव द्रव का भौतिक आधार किसका कथन है? मतलब जीव द्रव जो है जीवन का भौतिक आधार है, ये किसका कथन है? तो ये एक्सेल कहा था। ठीक है, जीव द्रव का सिद्धांत दिया था कौन? तो शुल्ज ने दिया था। ठीक है, पादप कोशिकाओं की बाहरी आवरण क्या कहलाता है? जो पादप कोशिका का बाहरी आवरण होता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति पाई जाती है क्या? तो केवल पादप कोशिका में। केवल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? तो सेल्यूलोज की। भी है कोशिका झिल्ली पाई जाती है कहाँ? पादप और जंतु। झिल्ली दोनों में पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में। कोशिका भित्ति की बात आएगा तो ओनली किस में हो जाएगा? पादप में पाया जाएगा। ठीक है, अगला कोशिकाओं को एक निश्चित आकार एवं कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है कौन? तो ये कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित आकार और सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, बनी होती किसका? तो लिपिड और प्रोटीन का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया था? ये किया था अल्टमैन किया था। कौन किया था? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो बेल्डा ने दिया था। बेल्डा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता किस में? तो जीवाणु में जो होता है ना, जीवाणु, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव क्या कहलाता है? तो मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। अगला है कोशिकाओं का पावर हाउस किसको बोला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ऊर्जा गृह भी बोला जाता है, पावर हाउस भी बोला जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का कहते हैं। कोशिका का श्वास केंद्र क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होते हैं? तो ये एटीपी के रूप में। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी इकाई होता है किसका? ऊर्जा का होता है। क्रेब्स चक्र होता है किस, कहाँ पे है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है क्रेब्स चक्र की खोज कौन किया था? तो हैंस क्रेब्स ने किया था। ठीक है, इसी के नाम पे है। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहते हैं किसको? क्रिस्टी को कहते हैं, क्रिस्टी। ठीक है, एक पेज देखिए, पहला पेज हम लोग पढ़ लिए, अब इसका हम लोग दूसरा पेज देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं है इसमें, 7-8 पेज है, जिसमें पूरा बायोलॉजी, मतलब पूरा पूरा बायोलॉजी आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यही देखें, आगे देखते हैं गोल्जी क्या हुए। ठीक है, जूम कर लेते हैं, गोल्जी के देखते हैं।
गोल्जी का की खोज कौन कहता है? कैमिलो गोल्जी ने। कौन कहता है? कैमिलो गोल्जी ने। देखिए क्या करा, अब हम लोग देखेंगे गोल्जी का देखेंगे तो गोल्जी काय में क्या कहते हैं, गोल्जी काय की खोज कौन किया था, तो ये कैमिलो गोल्जी ने किया था। अगला है, गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई को हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी। ठीक है। अगला है, कोशिकाओं का ट्रैफिक पुलिस जिसको यातायात संबंधक कहते हैं, तो किसको कहते हैं, जो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस का काम करता है वो कौन है, तो गोल्जी काय होता है। अगला है, गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है, जो गोल्जी काय होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये प्रोटीन का श्रम और पैकेजिंग करना। ठीक है। अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या हो जाएगा, लाइसोसोम की खोज जो है डी डूबे ने किया था। कौन किया था, डी डूबे ने किया था। कब किया था, 1948 में किया था। लाइसोसोम एक प्रकार का होता है, क्या होता है, तो ये होता है एक प्रकार का एंजाइम होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, एंजाइम होता है। अगला है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये होता है बाह्य पदार्थ का भक्षण और पाचन करना। मतलब गोल्जी का क्या होता है, तो प्रोटीन के स्राव और पैकेजिंग, और लाइसोसोम का क्या होता है, बाह्य पदार्थों का भक्षण और पाचन करना। देखिए अगला है, आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, वीवीआ है। अगला है, कोशिकाओं का एटम बम किसको कहते हैं, ये भी लाइसोसोम को कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे राइबोसोम। ये राइबोसोम की खोज कौन किया था, तो ये पाइलेडे ने किया था। पाइलेडे ने कब किया था, 1953 में किया था। अगला है, राइबोसोम बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं, ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अगला है, देखिए राइबोसोम का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है, ये केंद्रिका द्वारा होता है। ठीक है। राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, केंद्रिका द्वारा। अगला है, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, कैसा कैसा, एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। अगला है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है कौन सा राइबोसोम, तो ये 70S राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है कहाँ का, तो राइबोसोम में। यही चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, कहता है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम में। अगला है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो राइबोसोम को। और आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को। ठीक है। ऊर्जा कोशिका को ऊर्जा गृह किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लवक। लवक में क्या करा, लवक लवक पाया जाता है किस में, तो ये पादप में पाया जाता है। लवक जो होता है पादप में पाया जाता है। लवक तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन, अवर्णी लवक जिसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, वर्णी लवक वर्णी जिसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, और एक होता है हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। लवक तीन प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। देखिए अवर्णी लवक मुख्यतः पाया जाता है किस में, तो जड़ों की कोशिकाओं, जो जितने जड़ की कोशिका होता है ना उसमें पाया जाता है क्या, अवर्णी लवक। फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन, तो क्रोमोप्लास्ट। फूलों और बीजों में जो रंग प्रदान होता है वो कौन करता है, तो ये क्रोमोप्लास्ट करते हैं। ठीक है। अगला कोई, पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण, पौधा का जो पत्ती का रंग हरा होता है वो किसके कारण, तो हरित लवक के कारण। जो हरित लवक को ही हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है। अगला, पत्तियों का रंग पीला, पीला किसके कारण होता है, ये इसमें है हरा रंग और इसमें है पीला रंग। तो पीला रंग किसके कारण होता है पत्तियों का, तो कैरोटीन के निर्माण के कारण। कैरोटीन के निर्माण के कारण पीला होता है। पर्णहरित क्लोरोफिल उपस्थित मुख्य धातु है कौन, तो मैग्नीशियम होता है। कौन होता है, मैग्नीशियम। पर्णहरित क्लोरोफिल उपस्थित मुख्य धातु कौन है, तो मैग्नीशियम। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है कौन, तो हरित लवक करते हैं। कौन करते हैं, हरित लवक जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है कौन, तो हरित लवक। अगला है, कोशिका का रसोई घर किसको बोलते हैं, तो ये हरित लवक को बोलते हैं, कोशिका का रसोई घर। तो ये भी इंपोर्टेंट है, पूछ लेता है। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्या करें, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो ये लाइकोपीन के कारण होता है। और हल्दी का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण, देखो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो ये लाइकोपेन के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। और हल्दी का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, जैंथ्रोफिल के कारण होता है। ठीक है। और पपीता का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो कैरिकालजिनथ्रीन के कारण होता है। ठीक है। और सेब का जो लाल रंग होता है वो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। अब मिर्ची का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो कैप्सेंथिन, क्या लिखा जी, कैप्सेंथिन के कारण होता है। और गाजर में कौन सा वर्णक होता है, कौन सा होता है, तो कैरोटीन होता है। ठीक है।
देखो अब देखेंगे हम लोग केंद्रक, राजधानी और तारक है, ठीक है। देखो केंद्रक की खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन किया था। कब किया था, 1831 में किया था। कोशिका प्रबंधन का कार्य करता है कौन, तो ये केंद्रक जो है ये कौन सा कार्य करता है, तो कोशिकाओं का प्रबंधन का कार्य करता है। और कोशिकाओं के दिमाग किसको कहते हैं हम लोग, तो ये केंद्रक को ही कहते हैं, कोशिका का दिमाग। केंद्रक का मुख्य भाग क्या होता था, क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन किसका बना होता है, तो प्रोटीन और हिस्टोनिन और डीएनए का बना रहता है। और कोशिका की मतलब कोशिका की निर्जीव रचना कौन सा है, तो रसधानी है, ठीक है। और रसधानी कहाँ पाया जाता है, तो पादप कोशिका में पाया जाता है। और तारका है, तारका की खोज कौन किया था, तो बोवेरी किया था, ठीक है। तारका पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में। देखो यहाँ पे पढ़े थे, पादप कोशिका में कौन सा पाया जाता है, रसधानी। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ राजधानी कहाँ पाया जाता है, अगर राजधानी पूछेगा कहाँ पाया जाता है तो ये हो जाएगा पादप कोशिका में। और तारक कहाँ पाया जाता है, तारक का है तो वो हो जाएगा जंतु कोशिका में, ठीक है। अब देखो अब हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। केंद्रक विभाजन की क्रिया क्या कहलाता है, क्रायोकाइनोसिस कहलाता है, क्रायोकाइनोसिस कहलाता है। केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रायोकाइन मतलब कैरियोकाइनोसिस, ठीक है। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन किस में होता है, तो कायिक कोशिकाओं में होता है, कायिक कोशिकाओं में। और अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, तो लैंगिक जनन कोशिकाओं में होता है। और असूत्री विभाजन किस में होता है, तो ये जीवाणुओं में होता है। अगला है समसूत्री विभाजन की खोज कौन किया था, वाल्टर फ्लेमिंग किया था। और अर्धसूत्री विभाजन का खोज कौन किया था, तो फार्मर और वह मूरे किया था, फार्मर और मूरे। अब हम लोग देखेंगे जैव विकास। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत दिया था, कौन दिया था, डार्विन दिया था, कौन दिया था, डार्विन। नेक्स्ट है आपका उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था, तो हुगो डी ब्रिज ने दिया था, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कौन दिया था, तो ये भी डार्विन दिया था। अगला है विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था, तो ये भी डार्विन हो जाएगा। अनुवांशिकी देखेंगे, अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है किसको, तो ग्रेगरी जॉन मेंडल को, ठीक है। अगला है अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुना था, तो मटर का पौधा को चुना था। अगला है अनुवंशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा, मतलब कहा था, कौन कहा था, तो विलियम बेटसन ने किया था, बेटसन, विलियम बेटसन। जेनेटिक शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग, मतलब जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, यह विलियम बेटसन किया था, कब, 1905 में किया था। अगला है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किस में, तो ये क्रोमोसोम में होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है, क्रोमोसोम में होता है। चलिए अनुवांशिकता का मूल इकाई क्या होता है, तो ये जीन हो जाता है। अगला है जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, कौन किया था, तो क्या कौन हो जाएगा, जोहान्सबर्ग ने किया था, ठीक है। जोहानसेन ने किया था, जोहान्सबर्ग ने नहीं, कब, 1909 में। चलिए जीन अब स्थिति होती है कहाँ पे होती है, जीन कहाँ पे रहता है स्थित, तो गुणसूत्रों पर रहता है, ठीक है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का, तो बीडल और टाइटम किया था, ठीक है। गैमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन कौन किया था, ये मेंडल ने किया था। और है जीवन की उत्पत्ति हुई थी किस में, तो प्री कैम्बियन काल में हुआ था, कब, किस काल में हुआ था, प्री कैम्बियन काल में जीवन की उत्पत्ति हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्र, गुणसूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, क्या होता है, तो ये गुणसूत्र होता है। अनुवांशिक गुणों का वाहक किसको बोलते हैं, गुणसूत्र को बोलते हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज कौन किया था और कब किया था, स्टार्च बर्गर 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 स्टार्च बर्गर ने कब किया था, तो 1875 में किया था। अगला है क्रोमोसोम, जिसको हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं, उस शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, तो वाल्डेयर ने किया था, कब किया था, 1888 में किया था। गुणसूत्रों का निर्माण होता है कहाँ पे होता है, तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है, मतलब किससे होता है, तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। मनुष्य तथा जंतुओं में लिंग निर्धारण होता है किसके कारण, ये गुणसूत्रों के द्वारा होता है। अगला है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 अर्थात 23 जोड़ा। ऐसे पूछेगा तो 46, नहीं तो जोड़ा में पूछेगा तो 23 हो जाएगा। लिंग गुणसूत्र कहलाता है कि मतलब 23वां जोड़ा कहलाता है लिंग गुणसूत्र, ठीक है। पुरुष और स्त्री जिन संगठन होता है वही एक्स वाई और एक्स एक्स, पुरुष में एक्स वाई और महिला में एक्स एक्स। पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र कौन सा होता है, बाकी 22 तक होता है एक्स एक्स और 23वां होता है एक्स वाई होता है। महिला में 23वां जोड़ा गुणसूत्र कौन होता है, तो एक्स एक्स होता है। अगला है मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण होता है किसके गुणसूत्र से, तो पिता के गुणसूत्रों से, ठीक है। अगला है एक लड़का अपने पिता से
विरासत में गुणसूत्र प्राप्त कर सकता है कितना, तो 22 + वाई, ठीक है, लड़का है इसलिए वाई वाला हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल की खोज कौन किया था, तो ये जर्मन वैज्ञानिक था फ्रेडरिक मीसर। वो किया था कब, 1869 में। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है कहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड में होता है, न्यूक्लियोटाइड में होता है। अगला है, दो न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन है, एगो है आरएनए और दूसरा है डीएनए है। आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, रिबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का क्या होता है बताइए आप लोग, बताइए ना जी। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था कौन, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। कब दिया था, 1953 में दिया था। वाटसन व क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो मतलब 1962 में दिया गया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कौन, तो कॉर्नबर्ग किया था। कौन किया था, कॉर्नबर्ग। डीएनए होता है क्या, तो यह एक अनुवांशिकी पदार्थ होता है डीएनए। डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा आनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, कौन किया था, तो हरगोविंद खुराना जी किए थे, ठीक है। पैतृकर्ता सिद्ध करने में सहायता होता है क्या चीज़, तो डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है, ठीक है। तो तुम किसका बच्चा है ये चीज़, ठीक है, इस टाइप का। डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक केंद्र अवस्थित होता है कहाँ पे, तो ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, ठीक है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है कहाँ पे, तो ये भी हैदराबाद में स्थित है। अगला है, आरएनए का संश्लेषण होता है कहाँ पे, तो ये होता है डीएनए में होता है। अगला है, आरएनए में शर्करा पाई जाती है कहाँ पे, तो राइबोस में पाया जाता है, राइबोस में। अगला है, डीएनए में मौजूद शर्करा है कौन सा, तो डीऑक्सी राइबोस होता है, ठीक है। डीएनए में जो मौजूद होता है, डीएनए केंद्रक में होता है क्या, तो क्रोमोसोम के रूप में होता है। डीएनए केंद्रक में क्या होता है, तो क्रोमोसोम के रूप में होता है। अगला, डीएनए बहुलक है किसका, न्यूक्लियो ऑटोइडस का। पता है साइंस में ऐसा ऐसा लैंग्वेज लिखा रहता है तो पढ़ा नहीं जाता है यार। चलिए, प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है कौन, प्रोटीन निर्माण के लिए डीएनए हो जाता है। प्रोटीन का निर्माण करता है कौन, तो आरएनए करता है। अगला है, डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती किस में, ये हाइड्रोजन बंध से बनी होती है, ठीक है, हाइड्रोजन के बंधन से। अगला है, कोशिकाओं के अंदर सूचना का प्रभाव किसके द्वारा होता है, तो कोशिकाओं के अंदर सूचना का प्रभाव होता है किसके द्वारा होता है, ये आरएनए के द्वारा होता है। अगला है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है कहाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। अब हम लोग देखेंगे वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रास्टस है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, तो कार्ल लिनियस को कहते हैं। अगला है, वनस्पति जगत का बड़ा समूह कौन हो, थाइलोफाइटा हो जाता है। वनस्पति विज्ञान के सबसे बड़ा समूह कौन हो जाता है, थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा समूह के पौधे क्या होता है, तो सुकाया होता है, सुकाया। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह कौन सा होता है, तो ये ब्रायोफाइटा होता है। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह कौन होता है, ब्रायोफाइटा। अगला है, प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है किसको, तो यही ब्रायोफाइटा को ही माना जाता है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा होता है, डाइसोनिया होता है सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन होता है, जुओप्सिस है। अगला है, संवहक उत्तर जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है, किसमें नहीं होता है, संवहन उत्तर जाइलम और फ्लोएम, ये ब्रायोफाइटा में नहीं होता है। वनस्पति जनक का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये भी बायोफाइटा ही कहलाता है। अगला है, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं कहाँ पे, तो नम एवं छायादार स्थलों को उगता है टेरिडोफाइटा समूह के पौधा। सबसे छोटा टेरिडोफाइटस है कौन, एजोला है, एजोला। शैवाल देखते हैं, शैवाल का दिन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करता है किससे, तो कोरेला शैवाल से ही प्राप्त करता है अंतरिक्ष यात्री। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल कौन होता है, तो लेमनेरिया होता है, लेमनेरिया। सबसे बड़ा शैवाल कौन होता है, तो माइक्रोसिस्टिक्स होता है, माइक्रोसिस्टिक्स सबसे बड़ा शैवाल होता है। सबसे छोटा शैवाल कौन होता है, क्लेमाइडोमोनस होता है, क्लेमाइडोनस होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कवक। कवक कवक क्या है, तो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। कवक का दिन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। प्रमुख कवक कौन है, ईस्ट, मशरूम और खमीर, ये सब प्रमुख कवक होते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है।
कवक में भोजन संचित हो रहता है कहाँ, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है किसका, साइक्रोमाइसेसिस नामक कवक का होता है, जो डबल रोटी होता है, पाव रोटी बनता है। ठीक है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है किसका, तो ईस्ट का होता है। ठीक है। शराब उद्योग में किसका प्रयोग होता है, इसमें ईस्ट का प्रयोग होता है। जो बेकरी में ब्रेड बनता है उसके लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो ब्रेड को क्यों किया जाता है वो चीज़ बोल रहा है, तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला लाइकेन। लाइकेन बने होते किसके, तो कवक और शैवालों से बने होते लाइकेन। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था कहाँ, थियोफेस्टस ने किया था। कौन किया था, थियोफेस्टस। पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता था, कोर्टिकोलस कहलाता है, कोर्टिकोलस। चट्टानों पे मतलब उगने वाले को क्या कहते हैं, सेक्सिकोलस कहते हैं। ठीक है। गोबर पे उगने वाले को क्या कहते हैं, क्रोपोफिल कहते हैं, क्रोपोफिल कहते हैं। लाइकेन सहायक होता है किसमें, तो मृदा निर्माण में होता है। ठीक है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है किसको, किससे, तो मतलब रोसेला लाइकेन से। किससे, रोसेला लाइकेन से लिटमस पत्र प्राप्त करते हैं। इत्र बनाने में उपयोग किए जाने वाले लाइकेन कौन सा आता है, लोबेरिया, इर्वेनिया और रेमेनीला। ठीक है। ये सब इत्र बनाने में मतलब सेंट बनाने में। अनावृत बीजी पढ़ेंगे अब हम, क्या करें, अनावृत बीजी जिसको हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, समूह के पौधे में बीज होते क्या, तो नगण्य होते, मतलब अब आवरण नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा कौन है, सिकोया है। ठीक है। अगला है सबसे छोटा अनावृत बीजी कौन है, तो जैमिया पिग्मिया है, जैमिया पिग्मिया है। साबुनदाना प्राप्त होता है किससे, तो साइकस से होता है साबुनदाना प्राप्त। अनावृत बीजी पौधे में परागन की क्रिया होती कहाँ, वायु के माध्यम से होता है परागन की क्रिया। अगला है अनावृत आवृत बीजी। ठीक है, ये था अनावृत बीजी, ये है आवृत बीजी। आवृत बीजी जिसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, समूह के पौधे में बीज होते क्या, फल के अंदर बीज होते। ठीक है। सबसे बड़ा अनावृत आवृत बीजी पौधा कौन है, तो यूकेलिप्टस होता है, यूकेलिप्टस होता है। सबसे छोटा अनावृत बीजी मतलब आवृत बीजी पौधा कौन हो गया, वोल्फिया हो जाएगा, वोल्फिया। ठीक है। सबसे छोटा बीज कौन होता है, तो आर्किड, आर्किड हो जाएगा। सबसे बड़ा बीज कौन हो गया, लोडोसिया हो जाएगा। ठीक है। और सबसे ऊंचा पौधा कौन होता है, तो सिकोया, सेम्पर बीरस हो जाएगा। ठीक है। और सोनेलेसी कुल पौधे के मतलब सोलेनेसिस कुल के पौधे होते हैं कौन कौन, सोलेनेसिस कुल के पौधे क्या क्या होते हैं, तो आलू होते, बैगन होते, टमाटर होते, तंबाकू होते, मिर्ची होते हैं। ठीक है। रूटेसी कुल के पौधे कौन कौन होते थे, रूटेसी कुल के, तो नींबू, संतरा, बेल और मौसमी, ये सब। रोजे रोजेसी रोजेसी कुल के पौधे क्या हो जाता है, तो सेब, नाशपाती, गुलाब और रसभरी हो जाता है। ठीक है। अगला मालवेसी कुल के पौधे, कपास, भिंडी, गुड़हल, ये सब हो जाता है मालवेसी कुल के पौधे। मटर किस कुल के पौधे हैं, तो ये लेग्यूमिनेसी के कुल के पौधे हैं। गन्ना किस कुल के पौधे हैं, तो ग्रेमिनी कुल के पौधे हैं। अगला है लौंग किस कुल के पौधे हैं, तो मिंट्रेसी कुल के पौधे हैं। और लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या होता है, तो यूरेनॉल होता है। क्या होता है, लौंग के जो तेल होता है उसका प्रमुख घटक यूरेनॉल होता है। अगला है आपका जड़, तना और पत्ती। पौधे का आवरोही भाग क्या होता है, आवरोही भाग तो जड़ होता है। और तर्कु रूपी जड़ के उदाहरण क्या होता है, मूली, मूली में कैसा जड़ होता है, तर्कु रूपी जड़ होता है। कुंभी रूपी जड़ का उदाहरण कौन, तो सलजम, सलजम जो है कुंभी रूपी जल का उदाहरण है। अगला है आपका सक्वाकार, सक्वाकार जड़ का उदाहरण है कौन, तो गाजर, गाजर में सक्वाकार जड़ होता है। अगला गांठदार जड़ का उदाहरण कौन, तो शकरकंद, शकरकंद जो होता है उसमें गांठदार जड़ होता है। जड़ों का रूपांतरण होता है कहाँ, तो मूली, गाजर और शलजम में। तने के रूपांतरण है क्या, मतलब जड़, जड़ मतलब मूली जड़ है ना, गाजर जड़ है ना, शलजम ये सब जड़ बोलेंगे इसको। और तना में रूपांतरित है आलू, अदरक और हल्दी। अदरक और आलू के खाने योग्य भाग कौन हो जाता है, तना, तना जो होता है। अदरक और आलू क्या है, तना है, जड़ नहीं है। कंद का उदाहरण क्या होता है, तो ये भी आलू हो जाता है, कंद वही बोलते हैं तना को। घनकंद का उदाहरण क्या होता है, तो ओल, अरबी, ये सब घनकंद हो जाता है। प्रकंद का उदाहरण क्या हो जाता है, तो अदरक और हल्दी, ये सब प्रकंद हो जाता है। ये सब पूछता है एग्जाम में। शैलिकंद के उदाहरण क्या हो जाता है, तो प्याज और लहसुन, ये सब शैलिकंद के उदाहरण होते हैं। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, तो सल्फोनिक अम्ल के कारण, जो सल्फोनिक अम्ल होते हैं ना वो पड़ जाता है, मतलब प्याज काटते हैं या छीलते हैं तो उसमें से निकलता है, उसी के कारण हम लोग को आंसू आता है। लहसुन के गंध का कारण क्या होता था,
एलाइसिन होता है, एलाइसिन हो जाता है। अब मिर्ची जो तीखा होता है वो किसके कारण, तो कैप्सिन कैप्सिन के कारण। राइ राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है क्या, तो तना हो जाता है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या हो जाएगा, तना हो जाएगा। अगला है दलहनी पौधे के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन हो जाता है, तो राइजोबियम हो जाता है। दलहनी पौधे के जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन हो जाता है, राइजोबियम हो जाता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करता है किससे, मतलब किस रूप में, तो नाइट्रेट के रूप में। अगला है वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वो क्या होता है, तो ऑक्जेनोमीटर हो जाता है, ऑक्जेनोमीटर हो जाता है। तना पत्ती और कली से नया पौधा प्राप्त कर क्या कहलाता है, कायिक प्रबंधन कहलाता है। तना पत्ती और कली से नया पौधा प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो ये कायिक प्रबंधन कहलाता है। आलू का कायिक प्रबंधन क्या होता है, ये तना होता है। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रबंधन होता है किस के रूप में, तो पत्ती से होता है, ठीक है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या हो जाता है, तो पत्ती ही हो जाता है। पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसको क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। पत्तियां सांस लेती है कहाँ, तो स्टोमाटा से, किससे लेता है, स्टोमाटा से। अगला है आपका चलिए आगे देखते हैं। देखिए वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है, क्या होता है, तो स्टोमाटा होता है वाष्पोत्सर्जन में। पौधे की पत्ती का रंग हरा होता है किसके कारण, तो क्लोरोफिल के कारण। पत्ती के लाल रंग, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीनाइड के कारण होता है। अगला है क्लोरोफिल के केंद्रक में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है, तो पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना में। और पढ़ेंगे फल, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पामोलॉजी कहलाता है। फल बनता है किसके, निषेचन के बाद अंडाशय से, ठीक है। और बीज किसके बनता है, तो निषेचन के बाद बीजांड से बनता है। निषेचन का खोज सर्वप्रथम कौन किया था, तो स्टार्स वर्गर ने। एक अगला है नर और मादा में जनन इकाई का संयोग क्या कहलाता है, तो निषेचन कहलाता है। सबसे बड़ी बीजांड होता है किस में, तो साइकस में होता है। जीवित जीवाश्म होता है कौन सा, साइकस होता है। जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, सत्य फल बोलते हैं। जिस फल को बनने में अंडाशय के अतिरिक्त अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जिसमें पुष्पांग और बाह्यदल भी भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं, ठीक है। तो सत्य फल के उदाहरण क्या हो जाता है, मटर आम ये सब सत्य फल के उदाहरण हो जाता है। असत्य फल के उदाहरण क्या हो जाता है, तो सेब नाशपाती कटहल ये सब असत्य फल हो जाता है। सारोसिस फल क्या है, सारोसिस शहतूत अनानास और कटहल ये सब सरोसिस फल हो जाता है। देखिए आम इमली पपीता बेर कौन सा फल खाने योग्य होता है, मतलब इस सब का कौन, जो आम होता है इमली होता है पपीता होता है बेर होता है, इस सब का कौन सा भाग खाया जाता है, मध्य फल भित्ति खाया जाता है। अगला है अमरूद अंगूर शरीफा और टमाटर के खाने योग्य भाग क्या होता है, तो ये फल भित्ति होता है, ठीक है। लीची के खाने वाले भाग को क्या कहते हैं, तो एरिल बोलते हैं, पूछता है एग्जाम में। नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, भ्रूण पोष कहते हैं। और फूलगोभी के खाने योग्य भाग पुष्पक्रम हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फूल। पौधे का जनन अंग क्या होता है, तो पुष्प होता है, क्या होता है, पुष्प होता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है, एंथ्रोलॉजी में हम लोग पुष्पों का अध्ययन करते हैं। फूलों की खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पुष्पों का नर अंग क्या कहलाता है, पुंकेश्वर कहलाता है। पुष्पों का मादा अंग क्या कहलाता है, ज्यांग कहलाता है। सबसे छोटी पुष्प कौन हो जाता है, तो बुल्फिया हो जाता है। सबसे बड़ी पुष्प क्या हो जाता है, रेफलेशिया हो जाता है। अगला है आपको पादप उत्तक देखेंगे। कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति संरचना तथा कार्य समान होता है क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति संरचना तथा कार्य समान होता है क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कौन, तो बीचट ने किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है कहाँ से, तो प्रोटीन से होता है। जाइलम और फ्लोएम क्या है, तो ये सब संवहनी उत्तक हो गया। पत्तियों में बने खाद्य पदार्थ को पौधे के अन्य भागों में कौन पहुंचाता है, तो फ्लोएम पहुंचाता है। और पौधे में जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है, ठीक है। पूछता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। शरीर में उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है कौन, ये संयोजी उत्तक करता है क्या। शरीर के उत्तक तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है, संयोजी उत्तक। रक्त एक प्रकार का क्या है, तो ये भी संयोजी उत्तक होता है। हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण।
पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो क्वांटोसोम होता है, क्वांटोसोम। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित क्या कहलाता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है? बैगनी, नीला, लाल, इसको ग्रहण करता है कौन? क्लोरोफिल। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस में होता है? तो ये होता है आपका लाल रंग के प्रकाश में, ठीक है, लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है किस में? ये बैगनी रंग के में सबसे कम होता है, लाल रंग में सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है कब? तो दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है कब? तो जल से होता है। अगला है, जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है कहाँ से? तो प्रकाश से। अगला है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? तो फास्फोलो फास्फोगिल्सरिक अम्ल हो जाता है, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होता है किससे? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या हो जाता है? तो सौर विकिरण हो जाता है। हम लोग पढ़ेंगे पादप हार्मोन। पादप हार्मोन है क्या? तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन, एथिलीन और फ्लोरी मतलब फ्लोरीजेन और साइटोकाइनिन, ये पांचों को डायरेक्ट नाम लिखिए। यही पूछेगा निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑक्सीजन दे देगा, जिब्रेलिन, एथिलीन, फ्लोरीजेन या साइटोकाइनिन मार दीजिएगा। पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन हो जाता है? तो ऑक्सीन। अगला है, वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन कौन होता है? तो एबेसिक अम्ल तथा एथिलीन होता है। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन क्या है? तो ऑक्सीन है। ऑक्सीन का खोज कौन हुआ था? डार्विन ने 1880 में किया था ऑक्सीन का खोज। जिसका प्रयोग खेतों में छिड़काव करके खरपतवार को नष्ट करने में होता है, तो ये ऑक्सीन का होता है। 2 या 4D क्या है? तो ये एक खरपतवार नाशी होता है। गैसीय रूप से पाए जाने वाले हार्मोन कौन होता है? जो गैसीय रूप में होता है तो एथिलीन होता है। एथिलीन की खोज कौन किया था? तो ये क्या था? बर्ग ने। कब? 1962 में। फलों के पकने में सहायक होता है कौन? एथिलीन होता है। मादा पुष्पों की संख्या की वृद्धि में सहायक होता है कौन? एथिलीन। मादा पुष्पों के बढ़ने में। बौने पौधे को लंबा करने में सहायक होता है जिब्रेलिन हार्मोन, ठीक है, पौधे का जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन की खोज कौन किया था? करोसोवा सावा ने। कब? 1926 में। अगला है, कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने और को विकास में सहायता होता है कौन? साइटोकाइनिन। अगला है, साइटोकाइनिन का खोज होता है मिलर ने किया था। कब? 1951 में। फूल खिलने वाला हार्मोन कौन है? फूल खिलाने वाला, तो फ्लोरीजेन होता है। फ्लोरीजेन फूल खिलाने वाला हार्मोन होता है। ट्राउमेटिन क्या होता है? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ठीक है। पौधे के जख्मों को भरता है कौन? तो ट्राउमेटिन होता है, यही ट्राउमेटिन ही भरता है। अगला है, पादप रोग। पादप रोग देखेंगे, तंबाकू का जो मैजिक रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। आलू का जो सैथिल रोग होता है जो किसके कारण? जीवाणु के कारण। गेहूं में रस्ट रोग होता है किसके कारण? तो कवक के कारण। गन्ना में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो कवक के कारण। धान का अंगमारी रोग का कारक क्या है? तो जैंथोमोनास नामक जीवाणु। धान का जो अंगमारी रोग का कारक क्या है? जैंथोमोनास नामक जीवाणु। ब्लास्ट रोग संबंधी है किससे? तो ये धान से होता है। हरित बाली रोग संबंधित है किससे? तो बाजरा से संबंधित है। और अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो सेब से संबंधित है। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? तो ये जस्ते की कमी के कारण होता है, ठीक है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन के कमी के कारण। बंची टॉप रोग संबंधित है किससे? तो केला से संबंधित है। टिक्का रोग संबंधित है किससे? तो मूंगफली से संबंधित है। और मटर में मार्स रोग होता है किसमें? मैग्नीज की कमी के कारण। और नींबू में डायबैक तथा लिटिल लीफ रोग होता है किसके कारण? तो कॉपर, जिसको तांबा बोलते हैं, उसकी कमी के कारण नींबू में। नेक्स्ट है, आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है किसके कारण? जस्ते की कमी के कारण। अब फूलगोभी के ब्राउनिंग तथा आंवले का निक्रोसिस रोग होता है किसमें? तो बोरॉन की कमी से। हम पढ़ेंगे वनस्पति शास्त्र महत्वपूर्ण तथ्य। लौंग प्राप्त होता है किससे? तो सूक्ष्म पुष्प की कली से। नेक्स्ट है, हींग प्राप्त होता है किससे? तो पौधे की जड़ों से। और
कॉर्क प्राप्त होता है किसके, तो ओक वृक्ष की छाल से होता है। ओक का वनस्पतिक नाम क्या होता है, क्वाइकर्स सुबर, ठीक है, इसी से नाम इसको कॉर्क रखा गया है। हेरोइन प्राप्त होता है किससे, अफीम पोस्ता से। नेक्स्ट, अफीम पोस्ता प्राप्त होता है किससे, तो अधपके फल से होता है। अफीम का वनस्पतिक नाम क्या होता है, तो पाइपर वर सोमनीफेरम होता है। अगला है, मॉर्फिन प्राप्त होता है किससे, तो अफीम के पौधे से। तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है, तो निकोटीन होता है। निकोटीन प्राप्त होता है तंबाकू की पत्तियों से। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ कौन सा होता है, तो कैफीन होता है। कैफीन प्राप्त होता है किससे, तो कॉफी के बीजों से होता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ कौन होता है, तो थीन होता है। कॉफी में कॉफीन और चाय में थीन होता है। थीन थीन या टैनिन प्राप्त होता है किससे, तो चाय के पत्तियों से होता है। तारपीन तेल प्राप्त होता है किससे, तो चीड़ के वृक्ष से होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है, सबसे छोटा गुणसूत्र होता है तो शैवालों में, ठीक है। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है ट्राइलिसिस में। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है कहाँ, शैवालों में। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है ट्राइलिसिस में, ट्राइलियस में। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा कौन होता है, हार्ड बिचिया होता है। सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा कौन होता है, ओक्रोमा होता है। पौधे के अंकुरन के लिए आवश्यक होता है क्या, जल, ऑक्सीजन और ताप होता है। पौधे के आयु का पता लगाया जा सकता है तो वृद्धि वलय और वार्षिक वलय को गिनकर। हर वर्ष पौधे में एक वलय बन जाता है, ठीक है, वृत्ताकार सर्कल। वार्षिक वलय के अध्ययन क्या कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। पौधे के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधा क्या होता है, तो उसको जीरोफाइटा बोलते हैं। और चट्टान पर उगने वाले को तो लिथोफाइटस बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग जंतु विज्ञान, यहाँ से देखेंगे जंतु विज्ञान। देखिए अब हम लोग देखते हैं जंतु विज्ञान, ठीक है। अब देखिए जंतु विज्ञान के पिता किसको बोला जाता है, तो ये अरस्तु को बोला जाता है। अगला है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ क्या होता है, तो ये अर्थोपोडा होता है, ठीक है। अर्थोपोडा संघ के जीव क्या होते हैं, जैसे तिलचट्टा होते हैं, मच्छर होते हैं, खटमल होते हैं, मक्खी होते हैं, झींगा होते हैं, मछली, झींगा मछली, ये सब जो है ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आ जाता है। कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठ होते थे, 13 कोष्ठ होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 होते हैं। कीटों के पैरों की संख्या कितनी होती है, कीटों के पैरों की संख्या 6 होते हैं। अगला है, जंतु जगत का दूसरा संघ कौन होता है, तो मोलास्का हो जाता है। मोलास्का संघ के जीव कौन कौन होते थे, ऑक्टोपस जैसे हो गया, घोंगा हो गया, ये सब मोलास्का संघ के जीव है। ऑक्टोपस एक मृदु कवची जिसको मोलास्का बोलते हैं वो है। मोलास्का संघ के जीव में श्वसन किसके द्वारा होता है, जो मोलास्का संघ के गिल्स द्वारा होता है, गल्फर द्वारा। मोलास्का संघ में उत्सर्जन किसके द्वारा, मोलास्का संघ में उत्सर्जन किसके द्वारा आता है, तो विक्को के द्वारा होते हैं। अगला है, प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं क्या, तो एक कोष के जीव होते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जीव क्या होते हैं, तो एक कोष के जीव होते हैं। प्रोटोजोआ नाम दिया गया था किसके द्वारा, तो गोल्डफस ने दिया था, कौन दिया था, गोल्डफस। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं तो अमीबा होते हैं, यूग्लिना होते हैं और पैरामीशियम, ये सब होता है। पोरीफेरा संघ के जीव कौन होता है, तो साइकोन और स्पंज होता है, साइकोन और स्पंज। पेरीफेरा संघ के जीव क्या कहलाते हैं, तो स्पंज कहलाते हैं। एनीलिडा संघ के जीव क्या होते हैं, तो केचुआ और जोंक होते हैं, एनीलिडा संघ के जीव। केचुआ में होती है क्या, 4 जोड़ी हृदय होती है। एनीलिडा संघ के जीवों में श्वसन होते हैं किसके द्वारा, तो त्वचा के द्वारा। क्या करते हैं, एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव क्या होते हैं, तो जेलीफिश, ताराफिश, बीटल्स, स्टार, ये सब एकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है। सेलिनड्रेट्रा संघ के जीव कौन होता है, तो हाइड्रा, मूंगा, ये सब हो जाता है सेलिनड्रेट्रा के अंतर्गत। हाइड्रा की खोज किसने किया था, ल्यूनवेन फॉक ने किया था, ठीक है। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं क्या, उभयचर होते हैं। उभयचर का अर्थ क्या होता है, जो जल और स्थल दोनों में रहने वाले प्राणी को हम लोग उभयचर कहते हैं, जैसे मेढक। अगला, मेढक के हृदय होते हैं कितने, 3 कक्षीय होते हैं। पक्षी का हृदय कितने होते हैं, 4 कोष्ठीय होता है। एंटोमोलॉजी अध्ययन है किसका, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो कीटों का अध्ययन करते हैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगला है, पृथ्वी के सबसे ऊंची और विशालतम जीवित पक्षी कौन है, तो शुतुरमुर्ग अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है, वही सबसे विशालतम जीवित पक्षी है। विश्व का दूसरा विशाल पक्षी कौन है, तो एमू है, एमू।
सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो हंगिंग बर्ड हो जाता है। स्तनधारियों का मूल लक्षण क्या होता है? तो डायफॉर्म होता है, ठीक है। उसमें स्तनधारियों के हृदय होते हैं 4 कष्टी, जितने भी स्तनधारी है, तो मनुष्य, व्हेल, ये सब। स्तनधारियों में श्वसन होता है किसके द्वारा? तो फेफड़ा द्वारा। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? तो नील ब्लू व्हेल, ठीक है। सबसे छोटा स्तनधारी तो छुछुंदर। सबसे लंबा स्तनधारी तो जिराफ। और डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? तो ये भी स्तनी में ही किए जाते हैं। सबसे बड़ा मतलब अकरेसुकी है क्या? स्क्विड्स हो जाता है। अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन हो गया? डक बिल्ड प्लेटिपस हो जाता है। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु कौन हो जाता है? तो ये अफ्रीकी हाथी सबसे बड़ा अफ्रीकी जंतु हो जाता है। सरीसृप वर्ग के जीव हैं क्या? छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप और गिरगिट, ये सब सरीसृप वर्ग के जीव हैं। सामान्यतः सरीसृप का हृदय कैसा होता है? तो 3 कक्षीय होता है। क्या होता है? 3 कक्षीय। अपवाद में मगरमच्छ का नहीं है, ठीक है। सरीसृप का विकास होता है कि मगरमच्छ का 4 कोष्ठीय है शायद। मेसोजोइक युग में सरीसृप का विकास किस युग में हुआ था? तो मेसोजोइक युग में। डायनासोर थे क्या? तो मेसोजोइक सरीसृप थे। मगरमच्छ का हृदय होता है कैसे? 4 का। ये देखिए आ ही गया। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है? नागराज, जिसको किंग कोबरा बोलते हैं, वो घोंसला बनाता है। एकमात्र जहरीली छिपकली कौन है? तो हीलोडर्मा, ठीक है। हीलोडर्मा एक जहरीली छिपकली, बाकी छिपकली जो होता है जहरीली नहीं होता है। मछलियों में श्वसन होता है किसके द्वारा? तो गिल्स के द्वारा। हम देखेंगे जंतु तक। रचना और उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। विभिन्न उत्तकों एवं अंगों को जोड़ने वाला कार्य करता है किससे? तो संयोजी उत्तक से। संयोजी उत्तक में पाए जाने वाले 2 तंतु हैं कौन? टेंडन और लिगामेंट होता है, जिसको स्नायु बोलते हैं, ठीक है। अब मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है तो कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। और अस्थि को अस्थि मतलब हड्डी को हड्डी से क्या जोड़ता है? तो लिगामेंट जोड़ता है। और मांसपेशियों को मतलब चमड़ा को हड्डी से कौन जोड़ता है? टेंडन। और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो ये लिगामेंट। चेतना उत्तक क्या कहलाता है? तो तंत्रिका उत्तक को चेतना उत्तक भी कहते हैं। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो तंत्रिका कोशिकाओं या मतलब न्यूरॉन कह लेते हैं, ठीक है। 2 न्यूरॉन के बीच की जगह क्या होता है? साइनेपस कहलाता है। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है कौन? तंत्रिका कोशिका। मस्तिष्क व मेरुरज्जु बनते हैं किसके? तो तंत्रिका उत्तक से। किससे? तंत्रिका उत्तक से। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन होता है? ग्लूटियस मैक्सिमस होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है कौन? स्टेपीडियस हो जाता है। अब लोग देखते हैं मानव रक्त देखेंगे, ठीक है। और खून होता है क्या? तरल संयोजी उत्तक, जिसको रक्त बोलते हैं। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेमाटोलॉजी कहलाता है। हेमाटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट है, 7.4, ठीक है। स्वच्छ शरीर में रक्त की मात्रा कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है हमारे शरीर में रक्त की मात्रा। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है? तो 7%। जितना भार होगा उसका 7% होगा। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कितना कम होता था? 1.5 लीटर कम होता है। अगला, रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर के ताप को नियंत्रित करना, ऑक्सीजन का परिवहन और रोगों से बचाव और पोषक तत्वों का परिवहन। अगला है रक्त को सुरक्षित रखा जा सकता है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो प्रोटीन का एक यौगिक है। हीमोग्लोबिन में मौजूद लौह यौगिक क्या है? तो हीमैटिन होता है, हीमैटिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन हो जाएगा? तो लोहा हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन कहलाता है। रक्त प्लाज्मा क्या होता है? तो रुधिर का तरल भाग क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा क्या है? तो रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? प्लाज्मा, ये 55% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90% जल होता है प्लाज्मा में।
पचे हुए भोजन का संवहन करता है कौन? प्लाज्मा फाइब्रिनोजन एल्ब्यूमिन है, क्या है? तो प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन कौन होता है? फाइब्रिनोजन, यही हो जाता है। ठीक है। प्लाज्मा में से फाइब्रोनिजियम नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। ठीक है। एंटीबॉडी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? तो रक्त प्लाज्मा में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो हिपैरिन नामक प्रोटीन जो है वही रोकता है। रक्त कोश का देखेंगे, रक्त के 3 भाग होते हैं। एक लाल रक्त कोश का होता है जिसको आरबीसी बोलते हैं, एक डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कण होता है, तीसरा आता है बिम्बाणु जिसको ब्लड प्लेटलेट बोलते हैं। ठीक है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है कहाँ पे? तो ये अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने से कितने दिन होता है? तो 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है कहाँ? तो अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, यकृत और पलिया में, इतना जगह पे होता है श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 13 से 20 दिन होता है। श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं? तो ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है क्या? इरिथियोसाइट कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिका को ल्यूकोसाइट। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है क्या? मोनोसाइट हो जाता है। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के को रोगों के संक्रमण से बचाना। एंटीजन पाया जाता है किसमें? आरबीसी में। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए एंड बी होते हैं। आरबीसी की संख्या मापी जाती है किससे? तो हीमोसाइटोमीटर से, हीमोसाइटोमीटर से। आरबीसी का कब्रगाह कहलाता है कौन? तो पलीहा कहलाता है। ब्लड बैंक कहलाता है क्या? तो पलीहा कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है क्या? तो प्लेटलेट होता है। प्लेटलेट का जीवन काल कितना आता था? 3 से 5 दिन होता है। प्लेटलेट का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। प्लेटलेट की मृत्यु होती कहाँ? तो पलीहा में। खून थक्का नहीं जम मतलब खून थक्का नहीं जमता किसमें? तो हीमोफीलिया रोग में। जो हीमोफीलिया रोग हो जाता है ना, तो उसमें खूनों का थक्का नहीं जमता। जैसे मान लीजिए कट जाता है तो खून बहता ही रह जाता है। रक्त थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन होता है? तो के होता है। लाल रुधिराणु नहीं बनते किसमें? तो थैलेसीमिया रोग में। ठीक है। अगला है, इसमें भी नहीं बनता है। रक्त में डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया कहलाता है। रक्त में अगर डब्ल्यूबीसी ज्यादा मात्रा में हो जाए तो ल्यूकेमिया रोग हो जाएगा। अब देखेंगे रक्त वर्ग समूह। रक्त समूह होता है वही ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज कौन किया था? तो लैंड स्टीनर ने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में मिला था। सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? जो सबको दे सकता है, तो वो जो है सबको दे सकता है। और सर्वग्राही मतलब जो सबसे रक्त ले सकता है कौन? तो ए बी वाला। ठीक है। आरएच फैक्टर संबंधित है किससे? तो रक्त से संबंधित होता है। आरएच फैक्टर की खोज कौन किया था? तो लैंड स्टीनर और वीनर ने। कब? 1940 के में रीसर बंदर से में। रक्त को शुद्ध करता कौन? विक्की, किडनी। ठीक है, किडनी। अगला, विक्की से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना? तो 1200 सीसी। रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। अब रक्त परिसंचरण देखेंगे। रक्त परिसरण तंत्र की खोज कौन किया था? विलियम हॉर्वे। कब? 1628 में। ठीक है। शरीर में रक्त परिसंचरण करता है कहाँ? तो हृदय में। अगला है, रक्त में गैसों का आदान प्रदान होता है कहाँ? फेफड़ा में। मनुष्य का औसत रक्त दाब होता है कितना? 120/80 होता है mm। ठीक है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है ये चीज। रक्त दाब मापने वाला यंत्र होता है तो स्फिग्मैनोमीटर कहते हैं इसको। रक्त ताप नियंत्रित होता है किसमें? एड्रीनल ग्रंथि से रक्त ताप नियंत्रित होता है। व्यक्तियों के वृद्ध होने पर रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति क्या कहलाता है? इस्कीमिया कहलाता है। इस्कीमिया कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। कहाँ से पाचन प्रारंभ होता है? तो मुख से। मुख मतलब मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रासनी कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशेषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। आंतों की लंबाई कितनी होती है? 22 फीट होती है लगभग। ठीक है। भोजन पचने में सहायक होता है कौन? एंजाइम सब जो है भोजन पचने में सहायक होता है। आमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन एंजाइम होता है? पेप्सिन और रेनिन होता है। कौन कौन होता है?
पेप्सिन और रेनिन इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो आमाशय वो छोटी आंतों में। प्रोटीन पाचन एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन और ट्रिप्सिन हो जाता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन हो जाता है? रेनिन हो जाता है। मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर, लगभग 30 फीट। आहार नाल में स्टार्च का पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? माल्टोज होता है। एंजाइम एंजाइम मुख्यतः होता है क्या? प्रोटीन होता है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है कौन? एंजाइम है। ट्रिप्सिन, इमाइलेज, जाइमेज और लाइपेज है क्या है? तो एंजाइम होता है। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है कौन? तो ट्रिप्सिन करता है। ठीक है। अगला, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन हो जाता है? ये भी ट्रिप्सिन हो जाता है। स्टार्च को शर्करा में बदलता है कौन? तो एमाइलेज इंपॉर्टेंट है। वसा को ग्लिसरॉल में बदलता है कौन? लाइपेज। और ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है कौन? जाइमेज। ठीक है। जैसे लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो ये टाइलिन होता है, लार में पाया जाने। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है कौन? तो टाइलिन होता है। लार सहयोग करते किसमें? स्टार्च के पाचन में। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव शरीर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? ये त्वचा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा होता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण। मेलानिन के कारण त्वचा का रंग होता है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस। मास्टर ग्रंथि क्या कहलाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला है, शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो फीमर है। कहाँ रहता है? जांघ में रहता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होता है? स्टेपिज होता है, जो कहाँ होता है? कान में होता है। सबसे मजबूत हड्डी कौन होता है? तो जबड़े की हड्डी जो होता है सबसे मजबूत होता है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? तो कैल्शियम फास्फेट कहलाता है, मतलब पाया जाता है। कान में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 6 गो होती है। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है कौन? तो दांतों के शिखर की इनामल जो हड्डी होता है वही होता है। ठीक है। अगला है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 300 होती है। और मानव खोपड़ियों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? जो खोपड़ी होता है मानव, उसमें कितना होता है? 28 होता है। मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये 12 जोड़ी होता है पसलियों की संख्या। ठीक है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मांसपेशी जो होता है कितना होता है? 639 होता है। उपास्थि पाया जाता है कहाँ? नाक में। उपास्थि कहाँ पाया जाता है? नाक में। अगला है, शरीर में अमीनो अम्ल की कुल संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की कुल संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 65 से 80%। सबसे छोटी ग्रंथि कौन होता है? पीनियल या पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है कौन? तो इनेमल, जिसको हम लोग दांत की ऊपरी परत बोलते हैं। ठीक है। अगला है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है किसमें? तो पैरों में। पैरों में क्या पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों का संख्या सर्वाधिक होता है कौन सा है? उंगली है। उंगली में सबसे ज्यादा हड्डी होता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन है। मानव शरीर का समांतर ताप होता है कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है। अगला है, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? तो 31 जोड़ी। मनुष्यों में श्वसन दर कितना होता है? तो 16 से 18 बार होता है 1 मिनट में। शिशुओं में श्वसन दर कितना होता है? तो 44 बार प्रति मिनट होता है 1 बार में। पैरों में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 60 गो होती है। बाल और नाखूनों की रचना किसके होता है? तो कैरोटीन नामक प्रोटीन से होता है, जो बाल और नाखून बढ़ता है। मनुष्य में दांत पाए जाते हैं कितने? 4 प्रकार के। ठीक है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत? 2 बार होते, तो 20 को दांत 2 बार होते। दांतों की हड्डियों का निर्माण हेतु आवश्यक तत्व कौन सा होता है? एक कैल्शियम और दूसरा फास्फोरस। ठीक है। हम लोग देखेंगे यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? तो ये यकृत होता है। यकृत का वजन कितना होता है? तो 1.5 से 2 किलोग्राम लगभग में। पित्त स्रावित होता है कहाँ? तो पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त होता है क्या? पीले हरे रंग के क्षारीय तत्व होते हैं। पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है। अगला, पीट जमा होता है कहाँ? तो पित्ताशय में, जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर बोलते हैं, उसमें होता है पीट जमा।
यकृत जिसको लीवर ही बोलते हैं, उसमें भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए यकृत में भंडारित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाता है, मतलब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है कौन? तो यकृत। अगला है फाइब्रोनोजेन तथा हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है कहाँ? तो यकृत द्वारा। अगला है शरीर में रक्त को जमने से रोकता है कौन? हिपैरिन। रक्त थक्का बनने में मदद करता है कौन? फाइब्रियोनोजेन। ठीक है। मृत आरबीसी को नष्ट करता है कौन? प्लीहा और यकृत। शरीर का ब्लड बैंक किसको कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। शरीर के तापमान को बनाए रखता है कौन? यकृत। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन क्या कौन करता है? तो यकृत करता है। अग्नाशय देखेंगे, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय हो जाएगा। ट्रिप्सिन स्रावित होता है किसमें? तो अग्नाशय द्वारा। थोड़ा इसकी क्वालिटी डल हो गया है तो मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यह इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ? तो अग्नाशय में होता है। इंसुलिन क्या है? तो प्रोटीन श्रृंखला और पेप्टाइल हार्मोन्स होता है। ठीक है। इंसुलिन की उपस्थिति पाए होती है किसमें? तो जस्ता में। रुकिए एक सेकेंड, चलिए यहाँ से हम फिर से पढ़ देते हैं एक बार। ठीक है, अग्नाशय देखिए पढ़ते हैं जिसको ध्यान दीजिए। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी बड़ी ग्रंथि कौन हो जाता है? तो अग्नाशय हो जाता है। ट्रिप्सिन स्रावित होता है कहाँ से? ट्रिप्सिन, ये होता है अग्नाशय से। अगला है आपका लाइंगर हैंस की दीपिका पाई जाती है कहाँ पे? ये अग्नाशय पेनक्रियाज में। ठीक है। अगला है इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ? तो अग्नाशय में। अगला है इंसुलिन है क्या? तो प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन्स है। इंसुलिन में उपस्थित धातु कौन सा होता है? ये होता है जस्ता होता है। अगला है इंसुलिन। इंसुलिन प्राप्त होता है किससे? तो डहेलिया के जड़ों से होता है। अगला है मतलब मधुमेह रोग होता है किससे? तो इंसुलिन की कमी से होता है। अगला है आपका मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। अगला इंसुलिन की खोज कौन किया था? तो बैंटिंग और बेस्ट ने। कौन कहते हैं? बैंटिंग और बेस्ट ने। अगला है आपका जो पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया था कब? तो 1922 में लियोनार्ड थॉम्पसन को कनाडा में। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है आपका रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? तो मधुमेह या डायबिटीज कहलाता है। अगला है आपका रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना हो गया। रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है किसमें? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। किसमें? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अगला है अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो सिक्रीटिन करता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हृदय। यहाँ तक थोड़ा गंदा है, देख लेते हैं। शरीर की सबसे व्यस्त अंग कौन होता है? हृदय होता है। और हृदय का भार कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है। अगला है मनुष्य में हृदय होता है कितना? तो 4 कोष्ठीय होता है। ठीक है। अब देखिए इधर आ जाए यहाँ से। ठीक है। तो हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना होता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका क्या कहलाता है? तो शिरा होता है जो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाता है, और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाता है तो उसको धमनी कहते हैं। अशुद्ध रक्त जिसको कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है उसका संवहन करता है कौन? फुफ्फुसीय धमनी होता है। ठीक है। शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त का संवहन कौन करता है? फुफ्फुस शिरा करता है। ठीक है। मनुष्य के हृदय प्रति मिनट धड़कता है कितनी बार? 72 बार। हृदय के सिकुड़ने को क्या कहते हैं? सिस्टोसिस। और फैलने को डायस्टोसिस। ठीक है। समांतर नाड़ी का स्पंदन दर बराबर होता है किसके? तो हृदय के धड़कन के बराबर होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन होता है? थायरॉक्सिन और एड्रीनेलिन होता है। जीवन रक्षक हार्मोन कौन होता है? एड्रीनल होता है। हृदय घात का कारण है क्या? शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक होता है किसको? तो पोटासियम को। ठीक है। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है कौन? तो पेसमेकर। जराविक सेवन क्या है? जार्विक सेवन यह तो कृत्रिम हृदय होता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था कहाँ पे? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। अगला है यहाँ से देखते थोड़ा धुंधला है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, पढ़ देते हैं बुक से देखते। ठीक है। भारत में प्रथम बार हृदय सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है किसको? तो डॉक्टर पीवी वेणुगोपाल को। अगला है आपका
हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है किसके द्वारा? तो ईसीजी, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, उसके द्वारा। अगला है हृदय का ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप के द्वारा, ठीक है। अगला है आपका हृदय प्रति मिनट रक्त पंप करता है कितना? 5 से 6 लीटर। अगला है विक्की, जिसको किडनी बोलते हैं। मनुष्य एवं स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन होता है? तो विक्की या किडनी बोलते हैं। विक्की का बाहरी भाग क्या कहलाता है? कोर्टेकस कहलाता है। विक्की का भीतरी भाग क्या कहलाता है? मेंडुला कहलाता है। विक्की का वजन कितना होता है? तो 140 ग्राम होता है। अगला है आपका, ठीक है, विक्की की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन होती है, ठीक है, नेफ्रॉन होती है। अगला है मूत्र का निर्माण होता है विक्की में होता है। अगला है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है क्या? तो विटामिन सी होता है, ठीक है। अगला है आपका मूत्र का पीएच कितना होता है? तो 6 होता है, ये भी याद रखिए। मानव गुर्दे में बनने वाले पथरी किसका होता है? तो कैल्शियम ऑक्जीलेट का होता है। अगला देखिए, अब इधर आ जाइए। मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण होता है। हम रक्त में यूरिया को पृथक करता है कौन? तो यही हम लोग यूरिया सर्वाधिक मात्रा में होता है कहाँ? मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण? तो यूरिया के कारण। अब देखेंगे हम लोग मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क बना होता है किसका? तो तंत्रिका ऊतक से बना होता है। मस्तिष्क का वजन कितना आता है? तो 1300 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क 3 भाग में विभक्त होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क। मानव शरीर का सबसे विकसित और सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो ब्रह्म मस्तिष्क होता है, जिसको सेरिब्रम बोलते हैं। सेरिब्रम उपभाग है किसका? तो अग्र मस्तिष्क का। मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता कौन? सेरिब्रम। इत्र के तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो सेरिब्रम द्वारा। थैलेमस और हाइपोथैलेमस मौजूद होता है किसमें? अग्र मस्तिष्क में। दर्द, ठंडा, गर्म की पहचान करता है थैलेमस। शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निंद्रा को नियंत्रित करता है कौन? हाइपोथैलेमस। दृष्टि, ज्ञान और श्रवण शक्ति पर नियंत्रित केंद्र होता है किसका? तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया में। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया होता है किसमें? मध्य मस्तिष्क का पार्श्व भाग, ठीक है। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम को क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क बोलते हैं। सेरिबेलम तथा मेंडुला ऑब्लिगेटा भाग है किसका? पार्श्व मस्तिष्क का होता है। सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर के संतुलन को बनाए रखना। हृदय स्पंदन, गति और श्वास दर को नियंत्रित करता है कौन? मेंडुला ऑब्लिगेटा। मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड होता है किसमें? मेंडुला ऑब्लिगेटा का पिछला भाग होता है। मेरु रज्जु या केसरुकी रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो केसरुकी रज्जु, ठीक है। मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होता है? तो मेनिंजाइटिस होता है। अगला है आपका, इसको देख ले। देखिए, अल्जाइमर रोग प्रभावित करता है किसको? तो मस्तिष्क को करता है। अगला है मस्तिष्क की बीमारियों का पता लगाया जाता है किसको? ईईजी मतलब इलेक्ट्रोसेल्फोग्राफ द्वारा, ठीक है। अगला है ईसीजी क्या है? तो ग्राफ, ठीक है। आगे देखते हैं। एक दो तीन,
प्रमुख ग्रंथि में देखते हैं हम लोग। देखिए, मास्टर ग्रंथि कहते हैं किसको, तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। उसका भार कितना होता है, तो 0.5 ग्राम होता है। सबसे छोटा अंतःस्रावित ग्रंथि कौन होता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। सबसे छोटा अंतःस्रावित ग्रंथि कौन होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे बड़ा अंतःस्रावित ग्रंथि कौन होता है, थायराइड होता है। कौन होता है, थायराइड। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है कहाँ, तो मस्तिष्क में। मस्तिष्क के अंदर पीयूष ग्रंथि पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो ये गला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, गला में। अगला है, थायराइड ग्रंथि स्रावित करता है क्या, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन स्रावित करता है। और थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन होता है, तो TSH होता है। ठीक है, TSH को स्रावित करता कौन, तो पीयूष ग्रंथि करता है। अगला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन है क्या है, तो ये आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल है। क्या है, थायरोक्सिन, तो आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल है। घेगा रोग होता है क्या, तो आयोडीन की कमी से होता है। रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है कौन, तो एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि को और किस नाम से बोला जाता है, तो अधिविक ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अगला है, आपातकाल हार्मोन कहते हैं किसको, तो एड्रीनेलिन को। ठीक है, अल्लारो और उरो हार्मोन किसको कहते हैं, एड्रीनेलिन को। ठीक है, अगला है, गाय भैंस और के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अगला है, बॉर्नक्राइटिस एक रोग है किसका, तो श्वास नली का है। ये श्वास नली का रोग है। अगला है, लाइक्रीमक ग्रंथि स्रावित करता है क्या, तो ये आंसू को स्रावित करता है। तो आंसू कौन करता है, लाइक्रीमक ग्रंथियां स्रावित। अब जनन अंग पढ़ेंगे। नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है, तो वृषण होता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है किससे, तो वृषण से। ठीक है, हार्मोन से होता है। स्त्रियों में जनन अंग कौन सा होता है, तो अंडाशय होता है। स्त्री हार्मोन कौन सा कहलाता है, तो एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन। अगला आपका, पुरुष हार्मोन क्या कहलाता है, एंड्रोस्टेरोन। ठीक है, अगला, पुरुष विकास हार्मोन क्या कहलाता है, टेस्टेस्टेरोन। ठीक है, टेस्टेस्टेरोन होता है। स्त्री विकास हार्मोन क्या कहलाता है, तो एस्ट्रोजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ लीजिए। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है कहाँ से, तो पुष्टिका द्वारा। कहाँ से, पुष्टिका द्वारा। गर्भाधारण के समय आवश्यक हार्मोन कौन होता है, तो प्रोजेस्टेरोन होता है। अगला है, पुरुष की नसबंदी कहलाता है क्या, तो वासेकोटोमी। और स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी। अब हम पढ़ेंगे पोषण पदार्थ। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या होता है, तो गेहूं, चावल, आलू, शर्करा, मधु, शकरकंद, गन्ना, ये सब हो जाता है। ठीक है, अगला है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है क्या, तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। अगला है, प्रोटीन होता है क्या होता है, तो जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। प्रोटीन क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कौन, तो जे बेर्जेलियस ने। ठीक है, अगला, प्रोटीन का मूल स्रोत है क्या, तो मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, पनीर, मछली, अंडा, दूध, ये सब। अगला देखते हैं, प्रोटीन बना होता है कितने, तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है प्रोटीन। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीनों की आवश्यकता होती है, तो 20 प्रकार के। अगला है, सभी एंजाइम बने होते हैं किसके, तो प्रोटीन के। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होता है, तो मरमसा एवं क्वासिक्योर। ठीक है, वसा होता है क्या, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल होता है। वसा क्या होता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल होता है। वसा का संश्लेषण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कौन, तो कार्बोहाइड्रेट, जिसको त्वरित स्रोत होता है वसा एवं प्रोटीन। ये सब ऊर्जा, वसा भी करता है, प्रोटीन, ये सब शरीर को ऊर्जा प्राप्त करता है। अगला, त्वचा रूखी हो जाती है। वसा की कमी में त्वचा जो होता है रूखी हो जाती है। दूध के प्रस्तुत किया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 62 डिग्री सेल्सियस पे। दूध पाश्चराइजेशन की खोज कौन किया था, तो लुई पास्चर किया था। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4 होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या होता है, रेनिन होता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। किससे, लैक्टोमीटर से। BHC है 10% का व्यापारिक नाम क्या होता है, गैमेक्विसिन। ठीक है, गैमेक्विसिन। दूध खट्टा होता है किसके कारण, तो जीवाणुओं के कारण। ठीक है, दूध में पाए जाने वाले शर्करा कौन होता है, लैक्टोज होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन होता है, तो ये केसिन होता है। दूध से दही बनने
में सहायक बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। घी और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। घी में वसा का मात्रा कितना होता है? 90% होता है। दूध में वसा का मात्रा की मापने, जो दूध में वसा की मात्रा नापते हैं वो किस यंत्र से नापते हैं? तो ब्यूटाइरोमीटर के द्वारा, ठीक है। अब पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन होता है जटिल कार्बनिक यौगिक। क्या होता है? जटिल कार्बनिक यौगिक। विटामिन की खोज कौन किया था? फंक ने किया था। जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है? तो BC होता है, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन, तो BC को हटा के AEDK, ये सब वसा में घुलनशील होता है। विटामिन A और B का खोज कौन किया था? तो मैकुलन ने किया था, दोनों का, विटामिन A और B का। विटामिन C का खोज कौन किया था? तो होलकट ने किया था। डी का खोज तो हैपकिंस ने किया था, ठीक है। इतना याद हो गया। अगला देखिए, विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता था? रेटिनॉल। पूछता है एग्जाम में, याद कर लीजिए। रतौंधी होता है किसकी कमी से? तो विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है, जिसका नाम है रेटिनॉल। विटामिन A का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो गाजर होता है। शरीर में विटामिन A की संचित रहता है कहाँ? तो ये यकृत में संचित रहता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? ये थायमिन होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लोविन, ठीक है। अब B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। अब पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये B3 की कमी से होता है, जिसको नियासिन विटामिन कहते हैं। B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? पैंथोथेनिक अम्ल, मतलब पैंथोथेनिक। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन, ठीक है। अब विटामिन B7 का बायोटीन। अब देखिए, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फॉलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B12 का कोबालमिन हो जाएगा, ठीक है। अब कोबाल्ट पाया जाता है किस विटामिन? तो विटामिन B12 में कोबालमिन पाया जाता है। विटामिन BC का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कर्बिक एसिड है। और स्कर्बिक रोग किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन C की कमी से। विटामिन C का स्रोत क्या होता है? तो नींबू, संतरा, नारंगी, ये सब खट्टे फल। घाव भरने के लिए सहायक कौन सा विटामिन? तो विटामिन C घाव भरने के लिए सहायक होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल हो जाता है, ठीक है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन D की कमी से होता है। विटामिन D का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश ही मुख्य स्रोत होता है। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल है। क्या है? टेकोफेरॉल। विटामिन E की कमी से होने वाला रोग कौन है? तो जनन क्षमता की कमी होता है। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन, ठीक है। रुधिर अस्कंदन में सहायक होता है क्या? विटामिन के। रुधिर अस्कंदन में सहायक होता है विटामिन के। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन होता है कौन? के। किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? तो विटामिन डी और के का। विटामिन डी और के का संश्लेषण मानव शरीर में होता है। मछली के लीवर आयन में प्रचुरता होती है किसका? विटामिन ए और डी का। अब हम पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग कौन कौन है? तो हैजा है, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनेस है, प्लेगरा है, टाइफाइड है, क्षय रोग है, जिसको हम लोग तपेदिक या टीबी भी बोलते हैं, कुष्ठ रोग है। तो डायरेक्टिव पूछेगा इन निम्न में से कौन से जीवाणु जनित रोग है? तो ये सब आएगा तो मार दीजिएगा। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है किससे? तो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। ये सब अगला है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं किसको? तो बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक का जनक कौन है? सेलमैन वक्समैन, ठीक है। हैजा और टाइफाइड रोग होता है किससे? तो जल प्रदूषण से फैलता है। हैजा जिसको कॉलरा बोलते हैं प्रभावित होता है किस चीज़ को प्रभावित करता है? तो आंतों को प्रभावित करता है। टाइफाइड प्रभावित करता है किसको? तो आंत को। टाइफाइड आंत ज्वार का पता लगाने के लिए किया जाता है किसका? तो विडाल टेस्ट किया जाता है। अगला है, टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है किसको? क्लोरोमाइसिटिन औषधि, ठीक है। क्लोरोमाइसिटिन औषधि। संक्रमित चूहे के काटने से क्या होता है? तो पेलाग्रा होता है। प्लेग होता है। प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? तो गर्दन की ग्रंथियां और श्वास तंत्र, ये सब प्लेग होने पर प्रभावित होता है। काली खांसी को क्या कहा जाता है? परदूसिस। टीबी को ट्यूबरकुलोसिस या यक्ष्मा रोग होता है, वो किसके कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया द्वारा होता है टीबी से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो फेफड़ा। और टीबी के जीवाणु की खोज कौन किया था? रॉबर्ट कोच ने। टीबी के इलाज में प्रयुक्त दवा कौन सा होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। BCG का टीका लगाया जाता है यक्ष्मा टीबी रोगों के लिए। देखिए क्या कर रहा है, BCG का अर्थ क्या होता है? तो बाइसिलस कालमेंट यूरिन होता है, ठीक है। अगला है, शिशु में BCG का टीका लगाया जाता है, जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है, ठीक है।
डॉट्स, डॉट्स क्या है? तो टीबी की इलाज का अभियान है ये डॉट्स। डॉट्स का अर्थ क्या होता है? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। अगला है डिप्थीरिया से प्रभावित अंग क्या होता है? डिप्थीरिया होता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वास नली प्रभावित होता है। टिटनेस रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो तंत्रिका तंत्र। धनुष कंटार या लॉक्जा रोग कहलाता है क्या? टिटनेस ही कहलाता है, इसी का दूसरा नाम है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है क्या? तो डीपीटी। डीपीटी का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया में, ठीक है। काली खांसी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस रोग से बचाव हेतु ये सब डीपीटी का टीका लगाया जाता है। निमोनिया रोग का कारक क्या है? तो जीवाणु है निमोनिया रोग। निमोनिया रोग प्रभावित करता है किसको? तो फेफड़ा को करता है। कुष्ठ रोग प्रभावित करता है त्वचा को। कुष्ठ रोग का अन्य नाम क्या है? लेप्रोसी हैंसन रोग, ठीक है, लेप्रोसी हैंसन रोग। कुष्ठ रोग का उपचार क्या है? एमडीटी दवाओं से। एमडीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मल्टी ड्रग्स थेरेपी, ठीक है। एमडीटी में शामिल होता है डेप्सोन, क्लोफाजीमीन और एडिफाइमिथिन, ये सब होता है। गोनेरिया और सिफिलिस है क्या है? ये यौन रोग है। अगला है प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग में कौन कौन आ जाता है? मलेरिया, अतिसार, पायरिया, पेचिस, कालाजार, निंद्रा रोग, ये सब आपको प्रोटोजोआ जनित रोग में आ जाता है। मलेरिया रोग होता है किसको? प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज कौन किया था? तो सर रोनाल्ड गॉस किया था। अगला देखिए, मलेरिया का वाहक क्या होता है? तो मादा एनाफेलीज मच्छर होता है। मलेरिया प्रभावित अंग कौन सा अंग को प्रभावित करता है? पलिया, जिसको तिल्ली बोलते हैं वो। मलेरिया सब का प्रथम प्रयोग कौन किया था? मेकुलाच ने किया था, मेकुलाच, ठीक है। मलेरिया उपचार हेतु प्रमुख औषधि कौन सा है? तो कुनोन है, ठीक है। कुनोन प्राप्त कहाँ होता है? तो सिंकोना की छालों से होता है। ओटीआर, ओटीआर चिकित्सा किससे संबंधित है? तो ये अतिसार से संबंधित है। अगला है अतिसार रोग का वाहक कौन होता है? तो ये घरेलू मक्खी होता है। अतिसार का प्रमुख कारक कौन सा होता है? तो रोटा वायरस होता है। पायरिस पायरिया पायरिया बीमारी होता है दांतों और मसूड़ों की। दांत की बीमारी होती है फ्लोरीन की कमी से। फ्लोरीन की कमी से होता है क्या? दांतों के क्षरण। पेचिस होता है अंट अमीबा प्रोटोजोआ से। पेचिस रोग प्रभावित करता है किसको? तो आंतों को। कालाजार का कारक क्या है? तो लिशमैनिया परजीवी। निंद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो ट्रिप्नोसोम प्रोटोजोआ के कारण होता है। निंद्रा रोग का वाहक क्या है? तो सीसी मक्खी हो जाता है। आ जाइए, अब पढ़ेंगे कवक फफूंद जनित रोग। देखिए दम्मा, एथलीट फूट, खाद, दाद, गंजापन, ये सब जो होता है ना, कवक फंगस के कारण होता है। एथलीट फूट का कारक क्या है? तो ट्राइकोफाइटोन है। गंजापन का कारक कौन है? तो टीनिया कैपिटिस कवक है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है कहाँ? कवक से होता है। एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कौन? तो सेल्मोन वैक्समैन ने किया था। कौन किया था? सेल्मोन वैक्समैन 1942 में। पहला एंटीबायोटिक्स है कौन? तो पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन की खोज कौन किया था? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। दर्द निवारक दवा कहलाता है क्या? तो एनाल्जेसिक कहलाता है, ठीक है। अगला अब देखेंगे हम लोग विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग में कौन आता है? एड्स, डेंगू, ज्वार, पीलिया, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ट्रेकोमा, मेनिजाइटिस, चेचक, हार्पीज, खसरा, हेपेटाइटिस, पीलिया, छोटी माता, ग्वासवा, ये सब आ जाता है विषाणु जनित रोग। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, एड्स प्रभावित करता है किसको? तो प्रतिरक्षक तंत्र को। अगला है एड्स रोग होता है किससे? एचआईवी विषाणु से। एचआईवी विषाणु क्या कहलाता है? तो रेट्रो वायरस होता है। एचआईवी का पूर्ण रूप क्या होता है? ह्यूमन इम्यून डिफेंसिव वायरस होता है। अगला है एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसेंट एसोस। अगला विश्व एड्स दिवस कब होता है? तो 1 दिसंबर को होता है। पोलियो के टीका की खोज कौन किया था? जोनास सॉल किया था। पोलियो के टीका की खोज कौन किया था? जोनास सॉल। पोलियो ड्राफ्ट की खोज कौन किया था? अल्बर्ट साबिन। पोलियो से प्रभावित अंग कौन होता है? तंत्रिका तंत्र। साल का टीका संबंधित है पोलियो से। साल टीका के आविष्कारक कौन है? तो जोनस साल्क है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। भारत में प्लस पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था 1995 में। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया था कब? 27 मार्च 2014 को। चेचक होता है वेरियोल जोस्टर विषाणु से। चेचक प्रभावित करता है त्वचाओं को। चेचक के टीके की खोज कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने।
विश्व से चेचक का उन्मूलन वर्ष किस वर्ष हुआ था? तो 1980 में। सार्स का अर्थ क्या होता है? विषाणु जनित श्वास रोग। सार्स होता है क्या? कोरोना वायरस से। सार्स तो मतलब सार्स किससे होता है? कोरोना वायरस से। सार्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सेवर एक्वेंट रेस्पिरेंसी सिंड्रोम। अब आगे देखिए, रेबीज प्रभावित करता है किसको? तो तंत्रिका तंत्र को करता है। हाइड्रोफोबिया होता है किससे? रेबीज के विषाणु से। जल के भय रोग का लक्ष्य क्या होता है? रेबीज। पागल कुत्ते के काटने से क्या होता है? रेबीज होता है। रेबीज टीका की खोज कौन किया था? लुईस पास्चर ने किया था। हड्डी तोड़ ज्वार किसको कहते हैं? तो डेंगू ज्वार को। डेंगू का वाहक कौन है? एंजिप्टी मच्छर। डेंगू बुखार की कमी से होता है किसको? प्लेटलेट की कमी से। जापानी इंसेफेलाइटिस क्या होता है? तो विषाणु से होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का बाहक कौन होता है? क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर और सुअर। पीला बुखार है क्या? वायरस जनित बीमारी है। पीला ज्वार फैलता है एंडीज इजिप्टी मच्छर से। स्वाइन फ्लू होता है वायरस जनित बीमारी से। स्वाइन फ्लू वायरस का नाम क्या है? H1N1। बर्ड फ्लू विषाणु जनित रोग है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू का नाम क्या? H5N1। ठीक है। हार्पीज रोग से प्रभावित होने वाला अंग है त्वचा। पीलिया हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग कौन होता है? यकृत होता है। रानीखेत बीमारी फैलती किससे? वायरस द्वारा। रानीखेत बीमारी संबंधित है किससे? मुर्गियों से। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणुओं के कारण। ठीक है। जीका वायरस फैलता है एंडीज मच्छर से। इबोला क्या है? तो पश्चिम अफ्रीका से सीमित एक रोग है इबोला। जीवाणु संक्रमण करने वाले विषाणुओं को क्या कहते हैं? जीवाणु विभोजी कहते हैं। छोटी माता रोग किससे होता है? तो जल प्रदूषण से होता है। अच्छा, कोरोना के बारे में जाते हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत कब हुआ था? 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुएंग प्रांत के वुहान से हुआ था। कोरोना का आधिकारिक नाम क्या था? कोविड-19। कोविड का पूर्ण रूप कोरोना वायरस डिजीज। WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित इसको किया गया था 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस से प्रभावित अंग कौन होता है? फेफड़ा। भारत में कोरोना का पहला मामला केरल में। भारत में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कब हुआ था? 16 जनवरी 2021 में। 100% कोविड टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन था? हिमाचल प्रदेश। कोरोना वायरस के प्रमुख वेरिएंट में कौन है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन। डेल्टा वेरिएंट का प्रथम प्रमाण पत्र कहाँ मिलता है? भारत में। ओमिक्रॉन का प्रथम प्रमाण दक्षिण अफ्रीका में। डेल्टा वाला लिंक भारत में मिला था। हम लोग देखते हैं क्रीम जनित रोग। देखते हैं प्रमुख क्रीम जनित रोग कौन होता है? फाइलेरिया होता है, टीनिएसिस होता है, एस्केरिएसिस होता है। फाइलेरिया रोग किससे होता है? तो बाउचेरिया क्रीम से। ठीक है। फाइलेरिया क्रीम की संचालन होता है किससे? मादा क्यूलेसिस मच्छर द्वारा। हाथी पाँव रोग कहलाता है किससे? फाइलेरिया से होता है। टिटनेस रोग होता है किससे? टिटनेस टोलियम परजीवी से। एस्केरिएसिस रोग का कारक क्या है? तो एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक निम्टोडा से। अब देखिए वंशागुणित रोग। अनुवांशिकी रोग कौन थे? वर्णतता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, विल्सन रोग। ये सब वर्णता में रोग को किस अंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती? लाल और हरा रंग का। मतलब किस रंग को? सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णता का वर्णन किया गया है हेरनर ने। कब किया था? 1876 में। रक्त थक्का नहीं जमता किससे? हीमोफीलिया में। शाही बीमारी कहलाता है हीमोफीलिया रोग को। थैलेसीमिया प्रभावित कहलाता है किससे? रक्त को प्रभावित करता है। विल्सन रोग होता है दुर्लभ अनुवांशिकी विकार होता है। विल्सन रोग में शरीर के अत्यधिक मात्रा में संचयन होता है किसका? कॉपर का। आंखों से संबंधित रोग। आंखों से संबंधित रोग में वर्णता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुता, ट्रोकोमा और ग्लूकोमा आ जाता है। आंखों का उपचार करने वाला क्या कहलाता है? ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है। ट्रोकोमा और ग्लूकोमा बीमारी क्या है? तो आंखों का है। पूछता है ये क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया बोलते हैं। निकट की वस्तु साफ दिखाई देता है, दूर की नहीं दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। उसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है लेकिन निकट की नहीं। दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस। खड़ी और अड़ी लाइनों में अंतर नहीं कर पाता बंधुता रोगों से ग्रसित व्यक्ति, जो खड़ी और बड़ी लाइन रहता है। और बिंदुता के उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले लेंस कौन होता है? तो बेलनाकार लेंस होता है। जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति कौन होता है? तो पास और दूर दोनों स्थलों की वस्तु आसानी से नहीं देख पाते, जो जरा दृष्टि दोष रहता है। दोनों दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष के निवारक हेतु प्रयोग किया जाता है द्विफोकल लेंस का।
वर्णता रोग से ग्रसित व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता हरे और लाल रंगों में, ठीक है। ग्लूकोमा में क्या होता है, आंखों की प्रकाशीय तंत्रिका ग्रसित हो जाता है। अब कैंसर हो, कैंसर का अध्ययन क्या कराता है, मोनोक्लोजिस। कैंसर जांचने की विधि क्या है, बायोप्सी टेस्ट। कैंसर उत्पादन करने वाला रसायन क्या कहलाता है, कार्सिनोजेन। कीमोथेरेपी की जाती है किसमें, कैंसर उपचार में। कोबाल्ट 60 प्रयुक्त होता है कैंसर इलाज में। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरण। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो यू वृक्ष से। ल्यूकेमिया क्या है, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ब्लड का कैंसर कहलाता है ल्यूकेमिया। फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है ल्यूकेमिया के उपचार में। त्वचा का कैंसर क्या कहलाता है, कार्सिनोमस। आंखों के कैंसर क्या कहलाता है, रेटिना ब्लास्टोमा। हड्डियों का कैंसर क्या कहलाता है, रेडियो धर्मिता पदार्थ रेडियम प्लूटोनियम से। कैंसर प्रभावित कोश का क्या होता है, ट्यूमर। मस्तिष्क का कैंसर क्या कहलाता है, ब्रेन ट्यूमर। ट्यूमर की पहचान हेतु कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयोग किया जाता है, आर्सेनिक 74। अन्य रोग, ग्वार्टर घेंगा या गडमाला रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। मिनी माता रोग शरीर की किस धातु में अधिकतम विषाक्तता के कारण होता है, पारा के कारण। मिनी माता रोग से प्रभावित अंग कौन होता है, तो तंत्रिका तंत्र होता है। मिनी माता रोग सर्वप्रथम पाया गया था कहाँ, जापान में। एनीमिया रोग होता है लोहा की कमी के कारण। एनीमिया जिसको रक्त लापता बोलते हैं रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। सूखा रोग जिसको रिकेट्स बोलते प्रभावित करता है किसको, कंकाल तंत्र को। मस्तिष्क का एक विकार है किस, कौन सा, अल्जाइमर। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। अगला है आपका, बच्चों में क्वाशिक्योर और मरमसा की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किसके कारण, थायरॉक्सिन की कमी के कारण। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथ को के लुप्त हो जाने से के कारण आता है, तो थाइमस के कारण, ठीक है। अगला है आपका, मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित अंग कौन है, तो मस्तिष्क होता है। सिलिकोसिस रोग संबंधित है किससे, तो फेफड़ा से। इटाई जल में किसकी अधिकता के कारण रोग होता है, तो कैडमियम धातु के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है पेयजल में नाइट्रेट अधिकता के कारण। ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसको, तो ऑटो एनालाइजर का। मृत शरीर की जांच या पोस्टमार्टम कहलाता है, ऑटोप्सी कहलाता है। पॉलिश युक्त चावल के सेवन करने से किस रोग के होने की संभावना होती है, बेरी। हृदय की धड़कन किस त्वचा द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो पोटासियम द्वारा। पोटासियम अल्पता है क्या, निम्न रक्तचाप। कोयला खनन उद्योग में कार्यरत श्रमिक किस रोग से ग्रसित होते हैं, तो फुसफुस धूलि या मताग से, ठीक है। एनोसीमिया रोग किससे संबंधित है, एनोसीमिया रोग तो सूंघने की शक्ति के कमी से। एपिडर्मिक रोग संबंधित है किससे, तो त्वचा से। ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है किसको, गुर्दा को। स्पॉन्डिलाइटिस प्रभावित करता है किसको, मेरुदंड को। एमआरआई प्रयुक्त होता है किसमें, संपूर्ण शरीर के असमान विकृति का पता लगाने में। एमएमआर का टीका लगाया जाता है खसरा, गलसुआ और रूबेला की बीमारी में। एमआरआई क्या है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो अस्थिरंध्रता के, ठीक है। अगला ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है किस, कौन चीज, तो हड्डी। रोग फैलाने वाले कीड़े क्या कहलाता है, वाहक कहलाता है। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता होती है, इससे होती है किस, क्या चीज, रक्त में यूरिक, गठिया होती है। गठिया रोग प्रभावित करता है किसको, जोड़ों को। सिरोसिस रोग प्रभावित करता है जिगर को। घाव से निकलने वाला सफेद द्रव क्या होता है, मवाद होता है। ल्यूकोडर्म विटिलिगो क्या है, तो त्वचा रोग है। कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ओटोस्कोप को। गुर्दे में पथरी होती है, कौन सा, कैल्शियम ऑक्जिलेट, ठीक है। हम लोग का इसी के साथ साइंस इतना ही था, तो खत्म हो गया। देखिए पेज नंबर 12 तक था, देखिए पेज नंबर 12 पे आ जाइए। यहाँ पे पेज नंबर 1 से 10 तक था, मतलब 12 पेज था, 2 पेज में तो यही है ना। पेज नंबर 12 तक था। अब हम लोग देखेंगे आगे, देख आप लोग, हम लोग का जीव विज्ञान खत्म हो गया। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एक में कर लेंगे, ठीक है, या अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं इस वीडियो पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दीजिए, ठीक है। इसका टेस्ट करना है तो कमेंट में बता देंगे, टेस्ट भी करना है तो टेस्ट भी करवा देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। पसंद आया वीडियो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब तो करवे करिएगा।
नहीं भी पसंद आए फिर भी। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।